सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का सेशन शुरू करें, आज की क्लास शुरू करें। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी एसएससी जीडी के लिए, और आप याद कीजिए मैंने एक क्लास ले ली थी और उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको करवा दिए थे। उसी सीरीज को आगे लेके चलूंगा। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा। इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्योंकि आपकी एसएससी में आए हुए प्रश्न ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापार अधिकार समाप्त कर दिए थे। यानी ये बात कर रहा है चार्टर एक्ट की। तो कितने चार्टर एक्ट आए थे, ये आपसे पूछ रहा है कि किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा विशेष कार्य किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेक्स्ट चाय व चीन के व्यापार तक सीमित कर दिया था। कंपनी को चाय व चीन के व्यापार तक सीमित कर दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। और उसके जो भी व्यापार अधिकार थे वो सारे के सारे समाप्त कर दिए। ये कार्य किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो वो चार्टर एक्ट कौन सा है पहले तो मैं बता देता हूं इसका आंसर। चार्टर एक्ट है 1813। कौन सा चार्टर एक्ट? 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ये कार्य हुआ था। अब एक छोटी सी सीरीज बनाता हूं मैं आपके लिए, वो सीरीज देख लीजिए आप अच्छी तरह से। अब याद कीजिए, नंबर 1, सबसे पहले 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट था, जरूर याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या बने थे, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बने थे। क्या बने थे? कुछ रूल एंड रेगुलेशन बने थे। फिर उसके बाद में आप जरूर याद रखेंगे 1784 में, कब की बातें हैं, 1784 में बना था और भारत में 1786 में पहुंचा था। कौन सा था? तो जरूर याद रखेंगे पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट, क्या बोलते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट। अब जो पीट्स इंडिया एक्ट था ना, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पीट्स ने प्रस्तुत किया था, ये जरूर याद रखेंगे। पीट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड पीट्स। पीट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड पीट्स ने प्रस्तुत किया था। कब आया था? बना 1784 में था और भारत 1786 में आया था। इसे हम बोलते हैं पीट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद में भारत में आने शुरू हुए चार्टर एक्ट। और कितने चार्टर एक्ट आए थे भारत में, तो जरूर याद रखेंगे 4 चार्टर एक्ट आए थे। नंबर 1, सबसे पहले 1793 में चार्टर एक्ट आया। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए 1813 में चार्टर एक्ट आया। फिर उसके बाद में याद रखेंगे 1833 में चार्टर एक्ट आया। और फिर याद रखेंगे नेक्स्ट 1853 में चार्टर एक्ट आया। तो ये कुछ चार्टर एक्ट। सर चार्टर एक्ट किसे बोलते हैं? तो चार्टर एक्ट बोलते हैं नागरिक अधिकार पत्र को, ठीक है। चार्टर एक्ट किसे बोलते हैं? नागरिक अधिकार पत्र को चार्टर एक्ट कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। और भारत में कितने चार्टर एक्ट आए हैं? एक बार तुम्हारी एसएससी में यही प्रश्न पूछ लिया था कि किस वर्ष चार्टर एक्ट नहीं आया था। तो कितने चार्टर एक्ट आए हैं भैया? तो जरूर याद रखेंगे 4। ये पहला चार्टर एक्ट था, ये दूसरा चार्टर एक्ट था, ये तीसरा चार्टर एक्ट था और ये चौथा चार्टर एक्ट था। ये कुछ विशेष एक्ट है। पहले सबसे पहले हम इनकी बातें करेंगे और इनसे जुड़े हुए मैं सभी को 2-2, 3-3 प्रश्न करवाऊंगा। चलो देख लीजिए, ठीक है। अब कितने चार्टर एक्ट आए हैं? हाँ जी, नमस्कार नमस्कार प्रियंका, नमस्कार प्रियंका, एकदम सही चल रहा है क्या? जल्दी से बता दीजिए, आवाज आ रही है? सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे प्रियंका, ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ठीक है। मैं चार्टर एक्ट की बात बता रहा था प्रियंका। आज का जो पहला प्रश्न आपकी एसएससी में आया हुआ था कि किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व चीन के व्यापार तक सीमित कर दिया। किस तक सीमित कर दिया? चाय व चीन के व्यापार तक। शाबाश, ओके, जय श्री राम, जय श्री राम, स्टडी मटेरियल, शाबाश, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट कौन सा था? चार्टर एक्ट 1813 था और ये सेकंड चार्टर एक्ट था, ये जरूर याद रखेंगे। 73 में कोई चार्टर एक्ट नहीं है अभी। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 चार्टर एक्ट है, ये जरूर याद रखेंगे। नमस्कार
राहुल, नमस्कार राहुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी और ये पहला प्रश्न था मेरे दोस्तों। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इस एक्ट के तहत कौन सा कार्य हुआ था? तो जरूर याद रखेंगे, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्रारंभ हुई थी। किसकी नियुक्ति? गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्रारंभ हुई थी। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो जरूर याद रखेंगे, नाम था वॉरेन हेसिंगटन्स। कौन बने थे? वॉरेन हेसिंगटन्स क्या बने थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, जो 1773 से लेकर 1785 तक रहे थे। और इसी चार्टर एक्ट के तहत ही जरूर याद रखेंगे, भारत में मेरे दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय किसे बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और जरूर याद रखेंगे, पहली बार 1774 में सुप्रीम कोर्ट कहां पे आया था? तो पहला सुप्रीम कोर्ट आया था मेरे दोस्तों कलकत्ता में। कहां पे आया था पहला सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता में आया था। ये जरूर याद रखेंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है, फिर उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया, देखो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? कुछ इसमें रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? कुछ रूल एंड रेगुलेशन। और पिट्स इंडिया एक्ट क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट्स ने इसे प्रस्तुत किया था। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में स्थायी बंदो व्यवस्था की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? जरूर याद रखेंगे, स्थायी बंदो व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में स्थायी बंदो व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और दो चीजें भारत में आई थी। एक तो आई थी राजस्व बोर्ड। कौन सा बोर्ड आया था? जरूर याद रखेंगे, राजस्व बोर्ड आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आया था राजस्व पुलिस, यानी रेवेन्यू बोर्ड और पुलिस दोनों आए थे। ये जरूर याद रखेंगे, राजस्व पुलिस। स्थायी बंदो व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस भी भारत में आया था। ये जरूर याद रखेंगे। स्थायी बंदो व्यवस्था कब आई मेरे दोस्तों? 1793 में। फिर उसके बाद में कौन सी व्यवस्था आई? उसके बाद में आई रेतवाड़ी व्यवस्था 1821 में। और फिर 1833 में आई महालवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों की तीनों मैं आपको करवाऊंगा जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको करवाऊंगा। तो ये जरूर याद रखेंगे, स्थायी बंदो व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। अब चार्टर एक्ट आया, पहला चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के तहत मेरे दोस्तों भारत में पहली बार नगर निगम स्थापित किए गए। क्या स्थापित किए गए? नगर निगम। ये जरूर याद रखें। और पहली बार कलकत्ता, बंबई और मद्रास 3 नगर निगम बने थे। पहली बार कलकत्ता, बंबई और मद्रास 3 नगर निगम बने थे। मगर एग्जामिनर आपको पूछेगा कि भारत का पहला नगरीय निकाय बना। जरूर याद रखेंगे, नगरीय निकाय। भारत का जो पहला नगरीय निकाय बना था ना मेरे दोस्तों, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, मद्रास बना था भारत का पहला नगरीय निकाय। ये जरूर याद रखेंगे। और दूसरा चार्टर एक्ट आया था कब? 1813 में। इस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जरूर याद रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व चीन के व्यापार तक सीमित किया गया। और यही प्रश्न हमारे एग्जाम में आया था। ठीक है, जरूर याद रखेंगे, चाय व चीन के व्यापार तक सीमित किया गया। और ईसाई शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। कौन सी शिक्षा के लिए? तो जरूर याद रखेंगे, ईसाई मिशनरीज के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। कौन से चार्टर एक्ट के तहत? सेकंड चार्टर एक्ट के तहत। ये आपको याद रखना है। 1833 में जो चार्टर एक्ट आया ना, उसके तहत क्या कार्य हुआ? संपूर्ण भारत, ध्यान दीजिए, संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्रारंभ हुई। संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्रारंभ हुई। ये जरूर याद रखेंगे। और पहला संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो नाम जरूर याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम वेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम वेंटिंग बना था संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। कौन बना था? लॉर्ड विलियम वेंटिंग बना था। फिर उसके बाद में 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था ना मेरे दोस्तों, उसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति प्रारंभ हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे। और पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां पे बना था? तो बंगाल में बना था। ये पूरी की पूरी सीरीज याद रखेंगे। तो ये था अपना पहला प्रश्न। क्या था पहला प्रश्न? कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व चीन के व्यापार तक सीमित कर दिया था? वो कौन सा एक्ट था? तो चार्टर एक्ट सेकंड था मेरे दोस्तों। ये आपको याद रखना है। क्या था? चार्टर एक्ट सेकंड। यहां
यहां से प्रश्न हमारा बनेगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलें, आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शायद मैंने पिछली कक्षा में आपको करवाया था, थोड़ा सा याद कीजिए। कौन सी समिति की हम बात कर रहे थे? प्रारूप समिति की हम बात कर रहे थे। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। ओके ठीक है, हाँ हम किस चीज की बात कर रहे थे? तो प्रारूप समिति की बात कर रहे थे, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, प्रारूप समिति की बात हम कर रहे थे तो जरूर याद रखेंगे। नंबर 1 प्रारूप समिति, शायद मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में। प्रारूप समिति बोल दीजिए चाहे आप इसे, या आप इसे बोल दीजिए मसौदा समिति। मसौदा समिति, आप इसको मसौदा समिति भी बोल सकते हो, मसौदा समिति, या आप इसे बोल सकते हो ढांचा समिति। क्या बोलते हो? ढांचा, ढांचा समिति। ढांचा समिति भी आप इसे बोल सकते हो। आप इसे बोल सकते हो पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। और अंग्रेजी में आप इसे बोलते हो ड्राफ्ट कमेटी। क्या बोलते हो? पांडुलेखन समिति, आप इसे बोलते हो ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, इस समिति का गठन कब हुआ था? इस समिति का गठन हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ था। और इस समिति में कितने सदस्य थे? तो पहली बार हम लिखेंगे अध्यक्ष। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आया हमारे एग्जाम में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। ये जरूर याद रखेंगे, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहेब अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति में सदस्य संख्या क्या थी? जरूर याद रखेंगे, सदस्य संख्या। क्या सदस्य संख्या थी? तो इस समिति में 7 सदस्य थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? जरूर याद रखेंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 21 फरवरी 1948 को इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और इस समिति के अध्यक्ष होने के नाते ही, इस समिति के अध्यक्ष होने के नाते ही बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता कहलाए। भारतीय संविधान के पिता कहलाए, ये जरूर याद रखेंगे। और भारतीय संविधान के जनक कहलाए। भारतीय संविधान के जनक कहलाए। क्या कहलाए? भारतीय संविधान के जनक। भारतीय संविधान के निर्माता कहलाए। भारतीय संविधान के निर्माता कहलाए। ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान के पिता, प्रधान, निर्माता और जनक कौन कहलाए? बाबा साहेब अम्बेडकर। क्यों कहलाए बाबा साहेब अम्बेडकर? क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों। और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्यों बने? क्योंकि वो भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। क्या थे? प्रथम विधि मंत्री। वो हमारे देश के प्रथम लॉ मिनिस्टर थे, यानी विधि मंत्री थे। इसीलिए उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये जरूर याद रखेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका जन्म आप याद कीजिए 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। जो बौद्ध धर्म को मानते थे मेरे दोस्तों। बाबा साहेब अम्बेडकर किस धर्म के अनुयायी थे? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते हुए चलेंगे भी। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, चलो सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते हुए चलेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, तो जरूर याद रखेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर। इस प्रश्न का आंसर आएगा क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के पिता थे, निर्माता थे, जनक थे और भारतीय संविधान के जननी थे। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा मेरे दोस्तों। बाबा साहेब अम्बेडकर में मैं 2-3 लाइनें जरूर लिखना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जरूर याद रखेंगे।
रखेंगे, बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि बी आर अंबेडकर, जो बाबा साहेब अंबेडकर थे ना मेरे दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो जरूर याद रखेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। कई बार हमारे एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बाबा साहेब अंबेडकर किस गांव से संबंध रखते थे। मेरे दोस्तों, इनका जो गांव था वो कौन सा गांव था, इनका गांव था कोरेगांव। और जो ये कोरेगांव है ना मेरे दोस्तों, ये कोरेगांव है महाराष्ट्र में। कहां पे है, महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र के निवासी थे, मगर इनका जन्म कहां पे हुआ था, जन्म स्थान अगर आपसे पूछ लेना इनका जन्म स्थान, तो जरूर याद रखेंगे इनका जन्म स्थान था महू, मध्य प्रदेश। महू गांव है और कहां है, वर्तमान मध्य प्रदेश में है। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश आएगा, मगर इनका गांव कौन सा है, कोरेगांव। और इनके बारे में लिखा जाता है कि ये महार जाति से संबंध रखते थे। इनकी जाति कौन सी थी, तो जरूर याद रखेंगे महार जाति। उस जमाने में नीची कही जाने वाली या दबाए जाने वाली जाति के ये अनुयायी थे या सदस्य थे, ये जरूर याद रखेंगे। और किस धर्म को इन्होंने अपनाया था, तो एग्जामिनर पूछेगा कि इनका धर्म कौन सा था, तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे बाबा साहेब अंबेडकर। किस धर्म को मानते थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये जरूर याद रखेंगे। इनकी पार्टी का क्या नाम था, एग्जामिनर पूछेगा कि इनकी पार्टी कौन सी थी, तो भारतीय है रिपब्लिकन पार्टी। ये भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे मेरे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे। संविधान सभा में ये भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के थे। और नेक्स्ट, इन्हीं के प्रयासों से जो हमारे दलित समुदाय के व्यक्ति थे उन्हें मंदिरों में प्रवेश मिला, ये जरूर याद रखेंगे। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि 1930, फिर ध्यान दीजिए 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुए थे, ये गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुए थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था जो हुए थे लंदन में। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एक तो मोहम्मद अली जिन्ना थे जो मुस्लिम लीग के नेता थे, और एक बाबा साहेब अंबेडकर थे। जो बाबा साहेब अंबेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और जरूर याद रखेंगे 1932 में इन्होंने पूना समझौता में भाग लिया। किसमें, पूना समझौता। जो पूना समझौता है ना मेरे दोस्तों, जिसे हम पूना पैक्ट भी बोलते हैं, यह समझौता बी आर अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के साथ हुआ था, यह जरूर याद रखेंगे। इस समझौते के बाद दलित व्यक्तियों को, जरूर याद रखेंगे किन व्यक्तियों को, दलित व्यक्तियों को मेरे दोस्तों मंदिरों में प्रवेश मिला। दलितों को कहां पे, तो जरूर याद रखेंगे मंदिरों में प्रवेश मिला। मंदिरों में प्रवेश दिलवाया था बाबा साहेब अंबेडकर ने, ये जरूर याद रखेंगे। और ये देश के पहले विधि मंत्री बने। क्या बने, लॉ मिनिस्टर। देश के प्रथम विधि मंत्री बने थे, ये जरूर याद रखेंगे। लॉ मिनिस्टर बने थे। और 1990 में, आप याद कीजिए 1990 में मरणों उपरांत इस महान व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया, 1990 में दिया गया मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। और बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में सबसे शानदार प्रश्न कौन सा होता है, जो प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, कहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर ही भारतीय संविधान के पिता थे, निर्माता थे, जनक थे, प्रधान थे, जननी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बात बोली दोस्तों, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अंतिम बैठक को संबोधित कर रहे थे, तो यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए आप सभी से, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं मैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा गया, जब इन्होंने संविधान सभा के जो अंतिम बैठक थी, जब इनसे पूछा गया कि आपने संविधान सभा में कौन सा विशेष कार्य किया जो कार्य हमेशा याद रखा जाएगा, तो नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था
था कि बाबा साहेब अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना ये मेरा सबसे बड़ा कार्य था मेरे दोस्तों। बाबा साहेब अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना ये मेरा सबसे बड़ा कार्य था। ये बातें किसने बोली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोली थी। तो अभी मैं आपको एक और बेहतरीन सूचना दे देता हूं। एक हमारे बहुत ही होनहार और एक शानदार मैथ के टीचर हैं जिनका नाम है दिनेश। दिनेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दिनेश सर, हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपने आपका कीमती टाइम आपने हमें दिया, बड़ा ही अच्छा लगा सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो दिनेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा। चलो, तो बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित इतने सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं और ये सारे के सारे प्रश्न याद रखने हैं दोस्तों। जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु 6 दिसंबर 1956, फिर ये किस गांव से? कोरेगांव महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। और फिर इनका जन्म स्थान है महू मध्य प्रदेश, ये जरूर याद रखेंगे। महार जाति के थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। इनकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। ये संविधान सभा में, देखिए दोस्तों, संविधान सभा में इनका निर्वाचन नहीं किया गया था। गांधी जी ने अपने स्थान पर स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश से और स्वतंत्रता के बाद महाराष्ट्र से अपने स्थान पर इनका निर्वाचन करवाया था। इनका निर्वाचन किसने करवाया था? तो जरूर याद रखेंगे, गांधी जी ने अपने स्थान पर संविधान सभा के लिए इस महान व्यक्ति को निर्वाचित करवाया था। नेक्स्ट, और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। इन्होंने पूना पैक्ट यानी पूना समझौता में भाग लिया। ये हमारे देश के प्रथम विधि मंत्री बने और 1990 में इन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया मेरे दोस्तों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बैठक में क्या कहा कि इस व्यक्ति को, एक मिनट आएंगे, एक मिनट में दोस्तों, घर से फोन आ गया। ठीक है, ये हमारी बच्ची बोल रही है, इसको बता दो, गाइडलाइन कर दो आगे कहां कैसे आना है। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब अपनी अंतिम सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर साहब को यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना ही मेरा सबसे बड़ा कार्य था। ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित। चलिए आगे चले, तो आगे वाला प्रश्न देख लीजिए और आंसर दे दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व है यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? नीति निर्देशक तत्व है यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का तत्व नहीं है। ये क्या बोलता है? नहीं लिखा है मेरे दोस्तों, नहीं है। आंसर दे दीजिए जल्दी से, जल्दी आंसर दे दीजिए। जल्दी बताइए, जल्दी 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 कमेंट कीजिए। बड़ा शानदार चल रहा है, शानदार सेशन है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते हुए चलेंगे, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते हुए चलेंगे। दे दीजिए आंसर, शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त आंसर भाई। ठीक है, जैसे कि धूम्रपान व मद्यपान निषेध, ये तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। गोवध या पशुवध, ये भी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। और पर्यावरण संरक्षण, ये भी है। मगर ध्यान दीजिए, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना, नेक्स्ट, ये क्या है? ये अपना फंडामेंटल राइट्स है। वैसे अगर मैं थोड़ा सा विशेष ज्यादा डीप में जाऊं तो मेरे दोस्तों ये तीनों में शामिल हो जाता है। ठीक है, आप याद कीजिए, क्यों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना हर भारतीय का कर्तव्य होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना हर भारतीय का कर्तव्य होगा। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अपना मूल कर्तव्य बोलते हैं दोस्तों, यानी फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल कर्तव्य। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, और इसमें बात किस चीज की गई है? इसमें बात की गई है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा शामिल नहीं है। फिर आप मेरे को कहोगे सर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। आर्टिकल्स नंबर 45, आर्टिकल्स नंबर 45 में क्या लिखा गया है? ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 45 में लिखा गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना हर भारतीय का। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों, अब इन्होंने 14 वर्ष लिख रखी है, जब 14 वर्ष लिख देंगे ना तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी बन जाएगा और फंडामेंटल राइट्स भी बन जाएगा। ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे वाला सेशन देख लेते हैं
एक मिनट, थोड़ी सी एक टेक्निकल दिक्कत चल रही है, वो देख लेते हैं। आइए आइए आइए, चलिए। हाँ, तो इस तरह से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, धूम्रपान निषेध, मद्यपान निषेध, ये आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। गौ संरक्षण या गौ संवर्धन वगैरह, पशु वध, दुधारू वाहक पशुओं का वध निषेध, ये भी आपका है। वैसे अगर गौ संरक्षण ओरिजिनल अगर लिखे ना तो ये नहीं, उसमें क्या लिख रखा है? दुधारू वाहक पशुओं का वध निषेध है, ये लिखा गया है। ठीक है, दुधारू वाहक पशुओं का वध निषेध है। और पर्यावरण संरक्षण ये भी है। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं एक विशेष बात। आप याद कीजिए, भारतीय संविधान का संविधान संशोधन 86, और ये संविधान संशोधन 86 कब हुआ? 2002 में। ठीक है, 2002 में। इसमें क्या लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना हर भारतीय का कर्तव्य होगा। ठीक है, अब ये लिखा गया, संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिक्षा का अधिकार। क्या बोलते हैं? शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, अगर बड़े स्तर पर यह बात पड़े ना तो आर्टिकल्स नंबर 21 ए, आर्टिकल्स नंबर 45 और आर्टिकल्स नंबर है 51 ए, इन तीनों अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। पर कैसे किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना हर भारतीय का अधिकार है, या शिक्षा लेना हर भारतीय का अधिकार है। यह शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी और हर भारतीय का कर्तव्य भी है। मगर जो 45 है उसमें क्या लिख रखा है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो इन्होंने क्या लिखा है? थोड़ा सा देखिए ध्यान से। इन्होंने लिखा कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को। अब 14 वर्ष तक की आयु होगी ना, तो उसको तो हमने यहां पे कन्वर्ट कर दिया। वैसे आपका ये जो शिक्षा का अधिकार है ना मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये एक मौलिक अधिकार भी है, ये एक मौलिक अधिकार भी है। और शिक्षा का अधिकार है ना, ये आपका क्या है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। और ध्यान दीजिए, ये अपना फंडामेंटल राइट्स यानी आपका मौलिक कर्तव्य भी है। ये तीनों में शामिल है, ये तीनों में शामिल है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मगर इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज में कर रखा है कि 14 वर्ष, अगर ये ऑप्शन लिख रखा है तो देखो ये भी अपना बन सकता है और ये भी अपना बन सकता है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा गया? वहां पे लिखा गया है वाहक व दुधारू पशुओं का वध निषेध है, वध निषेध है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर इस दृष्टि से चलें तो आंसर ये हो जाएगा। अगर केवल गौ संरक्षण करें ना तो फिर आंसर भाई आपका बी भी बन सकता है। ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अंकित गोस्वामी, नमस्कार अंकित, नमस्कार। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हो, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे भाई। पॉलिटिकल साइंस के जो एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा शेयरिंग में आप कंजूसी कर रहे हो भाई। ठीक है, देखिए सारे के सारे प्रश्न हम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का तत्व नहीं है। शराब निषेध ये है आपका,
वैसे दुधारू व वाहक पशुओं का वध निषेध ये भी है आपका, पर्यावरण संरक्षण और कृषि ये है आपका, मगर इन्होंने लिख रखा है 14 वर्ष तक के बच्चों को आयु को शिक्षा, क्योंकि आपका जो ध्यान जाएगा वो आर्टिकल्स नंबर 45 में जाएगा, मगर 45 में क्या लिख रखा है 0 से 6 वर्ष यानी आंगनवाड़ी और बालवाड़ी। ठीक है, आपकी हो गई आंगनवाड़ी और बालवाड़ी, ये आंगनवाड़ी और बालवाड़ी आ गई। इट्स ओके, क्लियर। तो ये भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बता दीजिए भारतीय संविधान में राष्ट्र ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्र ध्वज कौन सा हमारा राष्ट्र ध्वज? ठीक है, ध्यान दीजिए, जब राष्ट्र ध्वज की खुशबू लें तो हमें पता चलता है कि तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है। तिरंगा, ध्यान दीजिए, तिरंगा जो 4 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला। गहरा नीला, केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला, 4 रंगों से मिलकर बना है अपना राष्ट्र ध्वज तिरंगा। गहरा नीला, ये जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला, 4 रंगों से मिलकर बना हुआ है अपना राष्ट्र ध्वज तिरंगा मेरे दोस्तों। और राष्ट्र ध्वज तिरंगे की बात करें तो जो ध्वज समिति थी, जो राष्ट्र ध्वज समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, जरूर याद रखेंगे, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। कब स्वीकार किया गया है? तो जरूर याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है मेरे दोस्तों। जो हमारी शान है तिरंगा, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, जो हमेशा ही आकार क्या डिसाइड करता है, इसमें 22 जुलाई 1947 भी ऑप्शन हो जाएगा। आकार क्या है? तो आकार जरूर याद रखेंगे 3:2, 3:2 आकार है। आकार जरूर याद रखेंगे 3:2 है। और राष्ट्र ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वेंकैया पिंगलंगी, वेंकैया पिंगलंगी। वेंकैया पिंगलंगी ने राष्ट्र ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। और विदेश में सबसे पहले राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया था मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने विदेश में सबसे पहले अपना राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया था। तो तिरंगे से संबंधित हमारे प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि हमारी आन बान शान है राष्ट्र ध्वज तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को हमने राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को हमने स्वीकार किया था, जो 4 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से? 4 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला। केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला, 4 रंगों से मिलकर बना है। जरूर याद रखेंगे, अध्यक्ष जेबी कृपलानी, और 22 जुलाई 1947 को हमने इसे स्वीकार किया। और आकार है 3:2। डिजाइन किसने तैयार किया? वेंकैया पिंगलंगी ने राष्ट्र ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और किसके अध्यक्षता में हमने तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया था? तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हमने तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया था मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है और एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ चुका है, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपने याद कर लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिविल सर्विस यानी अखिल भारतीय, ध्यान दीजिए, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है दोस्तों? एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या एसएससी संवैधानिक है? तो जरूर याद रखेंगे, गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, यह जरूर याद रखेंगे, गैर संवैधानिक
पहला और सबसे बड़ा प्रश्न ये याद रखेंगे, ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय है आपका एसएससी, गैर संवैधानिक निकाय है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर दूसरा नेक्स्ट, सिविल सर्विस का प्रावधान किस आर्टिकल्स में है, तो जरूर याद रखेंगे सिविल सर्विस की जब बात करें तो आर्टिकल्स नंबर 312, अनुच्छेद 312 में हमें सिविल सर्विस का वर्णन मिलता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे आप। ये सिविल सर्विस का प्रोजेक्ट भारत में कौन लेके आया था, तो एक व्यक्ति था जिसे हम नागरिक सेवाओं का जनक कहते हैं, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, नागरिक सेवाओं का जनक, नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, आंसर दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, आंसर दे दीजिए जल्दी से कि नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं मैं, अखिल भारतीय नागरिक सेवाओं का जनक, अखिल भारतीय नागरिक सेवाओं का जनक, ये 2 प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, 2 प्रश्न पूछता है आपसे, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, जरूर याद रखेंगे, नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो अखिल भारतीय नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यह जरूर याद रखेंगे, सरदार पटेल, सरदार पटेल को अखिल भारतीय नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है। क्योंकि जो आज आप देश में, आज भारत में कितने प्रकार की सिविल सर्विस है, तो जरूर याद रखेंगे IAS, IPS और IFS, जरूर याद रखेंगे, ये 3 प्रकार की सिविल सर्विस का वर्णन आर्टिकल्स किस में है, तो जरूर याद रखेंगे अनुच्छेद 312 में है, ठीक है। और जब कोई नई सिविल सर्विस जोड़नी पड़े तो वो कौन जोड़ता है, किसे अधिकार दिया गया है, तो मेरे दोस्तों केवल राज्यसभा के पास अधिकार है, ये जरूर याद रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा को कौन सा विशेष अधिकार दिया गया है, तो 2 ही विशेष अधिकार राज्यसभा को दिए गए हैं। एक तो जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो बजट राज्यसभा बनाती है, बजट राज्यसभा बनाती है, एक तो ये विशेष अधिकार है। और एक नई सिविल सर्विस जोड़नी पड़े तो ये विशेष अधिकार है। नेक्स्ट, जैसे ही नई सिविल सर्विस आपने जोड़ दी तो जरूर याद रखेंगे राज्यसभा को अधिकार दिया गया है, यानी राज्यसभा को 2 विशेष पावर दी गई है। वो कौन कौन से आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स नंबर 312 और आर्टिकल्स नंबर 249, इन पर विशेष अधिकार दिया गया है अपनी, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, यानी राज्यसभा को। यहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है कि सिविल सर्विस, देखो एसएससी जो है ना आपका गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है एसएससी का। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये गवर्नमेंट तो है, हाँ गवर्नमेंट बोर्ड है, ये संवैधानिक वो चीजें होती है मेरे दोस्तों, जैसे आप याद कीजिए अपनी सिटीजनशिप, नागरिकता संवैधानिक है, फंडामेंटल राइट संवैधानिक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज संवैधानिक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट संवैधानिक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका अटॉर्नी जनरल, फिर उसके बाद में चलिए नेक्स्ट आपका राज्यसभा, लोकसभा, फिर आपका स्पीकर, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, कैग, फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट्स, ग्रामीण स्वशासन, नगरीय स्वशासन, आपका यूपीएससी, आपका एचपीएससी, ये संवैधानिक है। संवैधानिक मेरे दोस्तों उसे बोलते हैं जो संविधान में आर्टिकल्स में आपका वर्णित है, जैसे जीएसटी, जीएसटी संवैधानिक है क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A में उल्लेखित है। मगर क्या एसएससी संवैधानिक है, तो आप कहेंगे सर एसएससी संवैधानिक नहीं है, एसएससी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो जरूर याद रखेंगे आज भारत में कितने प्रकार की सिविल सर्विस है, 3 प्रकार की, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जरूर याद रखेंगे आर्टिकल 352। और अगर कोई नई सिविल सर्विस जोड़नी पड़े तो ये पावर्स किसे दी गई है, अगर नई सिविल सर्विस जोड़नी पड़े तो मेरे दोस्तों ये पावर दी गई है, किसको दी गई है, तो राज्यसभा को दी गई है। और एक बहुत ही सुंदर नाम है, आप याद कर लीजिए 1863, इतना सुंदर नाम जिसे हम बोलते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, भारत के पहले आईसीएस अधिकारी बने थे। क्या नाम है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र
नाथ टैगोर, ये भारत के पहले सिविल अधिकारी बने थे, सिविल अधिकारी। इट्स ओके, क्लियर। ये भी शानदार प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम का। भारत के पहले सिविल अधिकारी कौन बने? सुरेंद्रनाथ टैगोर। कब बने? 1863 में। भारत में पहली सिविल परीक्षा कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे, भारत में 1922 में, और विश्व में पहली सिविल परीक्षा हुई थी जुलाई 1855 लंदन में। लॉर्ड डलहौजी ने सिविल परीक्षा शुरू की थी मेरे दोस्तों। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो सिविल सर्विस से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए और एग्जामिनर ये सारे प्रश्न पूछता है हमसे। चलिए आगे चले और आगे देख ले कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवाद, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, बताइए, और लोक कल्याणकार, बता दीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। नेक्स्ट, प्रस्तावना की बात कर रहा है, प्रियम्बल की बात कर रहा है, प्रियम्बल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कोई भी बच्चा आंसर दे दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। कीजिए जल्दी 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 कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, सभी के कमेंट देख रहा हूं, सभी के कमेंट चेक कर रहा हूं मैं। जल्दी बताइए कौन सा शब्द प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? आपके कमेंट देख रहा हूं मैं, जल्दी बताइए जल्दी। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप पढ़ेंगे 4 शब्द। पहला है प्रभुत्व संपन्न। क्या पढ़ेंगे? प्रभुत्व संपन्न। शाबाश, कमेंट करते जाइए। फिर उसके बाद में नंबर 2 है समाजवादी। फिर नंबर 3 है पंथ निरपेक्ष। शाबाश। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये नाम दिमाग में बैठा लीजिए, ये नाम दिमाग में बैठा लीजिए, 500 के 500। शाबाश, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते हुए चलेंगे। नंबर 1 आपने क्या देखा? प्रभुत्व संपन्न। नंबर 2 आपने क्या देखा? समाजवादी। नंबर 3 आपने क्या देखा? पंथ निरपेक्ष। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने पंथ निरपेक्ष नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है धर्म निरपेक्ष। एक ही बात है, धर्म निरपेक्ष हो और चाहे पंथ निरपेक्ष हो, एक बात है। फिर नंबर 4 आपने क्या पढ़ा? लोकतंत्रात्मक। और नंबर 5 आपने क्या पढ़ा? गणराज्य। ये 500 के 500 नाम सीरीज में याद रखनी है मेरे दोस्तों आपको, ठीक है? ध्यान दीजिए, समाजवादी है, फिर उसके बाद में प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, तो जरूर याद रखेंगे लोक कल्याण। ऐसा शब्द प्रस्तावना में नहीं है मेरे दोस्तों। एग्जामिनर आपको पूछेगा कि बताइए प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, और प्रस्तावना में कितने प्रकार की क्षमता है, क्षमता। ध्यान दीजिए, न्याय कितने प्रकार का है प्रस्तावना में? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। धर्म, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति। धर्म, विश्वास, उपासना और अभिव्यक्ति, ठीक है? फिर उसके बाद में समता कितने प्रकार की है प्रस्तावना में? 2 प्रकार की क्षमता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता।
प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो क्षमता यानी समानता 2 प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार का, और ये पांचों के पांचों शब्द क्रम में आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान की आत्मा है, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, एक विशेष व्यक्ति है, नाम है ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास, दोस्तों ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा, संविधान का आभूषण और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा। किसने? ठाकुर भार्गव दास ने। एग्जाम में आपको पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को। संविधान का आभूषण किसने कहा? संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसने कहा? तो ठाकुर भार्गव दास ने। और नानी पालखीवाला ने, नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नानी पालखीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, ये जरूर याद रखेंगे आप। एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बनाता है, बहुत ही शानदार प्रश्न बनेंगे। प्रियम्बल से प्रश्न बने ही बनेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल हमारे संविधान की आत्मा है, इसलिए एग्जामिनर प्रियम्बल से प्रश्न बनाएगा, ये जरूर याद रखेंगे। प्रियम्बल संविधान की आत्मा है। उद्देश्य प्रस्ताव समिति द्वारा इसे स्वीकार किया गया था, ठीक है। आप याद कीजिए 2 विशेष बातें मैं मुख जवानी आपको बताना चाहूंगा। 1960 में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ जिसे हम बेरुवारी विवाद कहते हैं। 1960 में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ जिसे हम बेरुवारी विवाद कहते हैं। बेरुवारी विवाद के बाद प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मगर आप याद कीजिए, भारत का सबसे बड़ा झगड़ा केशवानंद भारती विवाद। भारत का सबसे बड़ा झगड़ा कौन सा है? केशवानंद भारती विवाद, जो 1973 में हुआ। उस विवाद के बाद कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है। तभी तो संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन था? जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में, आप याद कीजिए, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे आप। किस संशोधन के द्वारा यह कार्य किया था? अब तक प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए? एग्जामिनर आपको पूछेगा, आप कहेंगे सर अब तक प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया। कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार। अब एग्जामिनर एक और विशेष प्रश्न बनाएगा, ध्यान दीजिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं विशेष प्रश्न। प्रस्तावना में नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 नागरिक और नंबर 3 लोग, तीनों शब्द उल्लेखित है प्रस्तावना में, ये जरूर याद रखेंगे। पीपल, पर्सन और सिटीजन, पीपल, पर्सन और सिटीजन, तीनों शब्द मिलेंगे आपको प्रियम्बल में। बहुत ही बड़ा प्रश्न लिख रहा हूं मैं। पीपल, पर्सन और सिटीजन, तीनों शब्द मिलेंगे आपको प्रियम्बल में। प्रस्तावना में तीनों शब्द, पीपल, पर्सन और सिटीजन, मगर जनता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है मेरे दोस्तों। ये कम से कम भी 10 बार ये पेपरों में प्रश्न बन चुका है। एग्जामिनर क्या लिखता है? एग्जामिनर लिखता है व्यक्ति, नागरिक, जनता और लोग। आपसे पूछता है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो पीपल, पर्सन और सिटीजन तीनों शब्द है, व्यक्ति, नागरिक और लोग, मगर जनता शब्द का उल्लेख प्रियम्बल में नहीं है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। एसएससी बार बार ये प्रश्न पूछती है। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े और बड़ा अच्छा लग रहा है। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे भाई, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे शब्द आज पी जाइए। एसएससी में आए हुए सारे प्रश्न मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं और रेगुलर अपनी क्लासें होती है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ा करो, ठीक है। और जो भी आपके कोई डाउट हो वो कमेंट करके डाउट भी लिया करो। बड़ा अच्छा लगता है भाई, बड़ी संख्या में आप हमारे साथ जुड़े हुए, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।